हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्किल टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 3 को लेकर। 2 पार्ट हमने पहले ही करा दिया है। ये TRE 1 पेपर का क्वेश्चन आंसर हम करवा रहे हैं, जो गर्ल्स का हुआ था। और TRE 1 बॉयज़ वाला, TRE 2, TRE 3 पहले से ही हमने करवा दिया है। तो आज ये अंतिम वीडियो होगा। टीचर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं, जिन भी लोगों ने पहले ये सब नहीं देखा है, पूर्व में जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर ही पड़ा है। और हाँ, यदि नए हों तो स्किल टेक चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलिए आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? ऑप्शंस दिया गया है, शुष्क भूमि, आर्द्र भूमि, वन भूमि। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रामसर सम्मेलन, तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा आर्द्र भूमि से संबंधित। देखेंगे, रामसर जो है ईरान का एक शहर है। ईरान का एक शहर है। ईरान 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए वहाँ पे एक बैठक हुई थी। उसी में यह निर्णय लिया गया था कि हम सब रामसर सम्मेलन संरक्षण से जुड़े जितनी भी साइटें हैं, जितनी भी आर्द्रभूमियाँ हैं, सभी को चिन्हित करके यह दिवस मनाया जाता है। और 2 फरवरी को रामसर दिवस भी मनाया जाता है, या आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क ताम्बरी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करती है? शुष्क ताम्बरी, तो ऑप्शन से यहाँ देख लेते हैं। लाइकेन दिया गया है, पहला ऑप्शन है। मनुष्य दूसरा ऑप्शन है। जड़ी बूटी तीसरा ऑप्शन है। उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन है। उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा लाइकेन। शुष्क ताम्बरी पूछेगा तब भी लाइकेन होगा, और यहाँ आर्द्र पूछता है तब भी लाइकेन ही होता। इस सब का कोई मतलब ही नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ दिया गया, समताप मंडल का पहला ऑप्शन दिया गया है। क्षोभ मंडल दूसरा ऑप्शन दिया गया है। मध्यमंडल तीसरा ऑप्शन दिया गया है। उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया है। उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो तापमान का सबसे कम पूछा है इसमें, तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा मध्यमंडल। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ दिया गया, सुपोषण, जैवावर्धन, जैव संचय। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा जैवावर्धन। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि, तो इस प्रश्न में राइट जवाब होगा जैवावर्धन।
आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं? इन सीटू, स्वस्थानीय की इंग्लिश है इन सीटू। तो ऑप्शन यहाँ दिया गया वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। वनस्पति उद्यान पहला ऑप्शन है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान इसमें नहीं भी बोला, नहीं वाले विशेष उद्यान। देखिए राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वो तो इन सीटू ही है, वन्यजीव अभ्यारण्य भी इन सीटू ही करना पड़ता है। लेकिन वनस्पति उद्यान जो उगाया जाता है, बॉटनिकल गार्डन, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं बोटेनिकल गार्डन। तो उसको अलग अलग स्थानों से वहां लाके वनस्पतियां उगाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ लाके उगाया जाता है, जो बॉटनिकल गार्डन होता है। छोटे बड़े सभी रहते हैं इसमें। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? ऑप्शंस दिया गया है मेरु रज्जु करोटी हाइपोथैलेमस, पहला ऑप्शन है। मेरु रज्जु करोटी प्रमस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। पहला ऑप्शन ये हो गया पोन्स मेडुला और मस्तिष्क, तीसरा ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से एक से अधिक, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा पोन्स मेडुला और मस्तिष्क, रक्तचाप। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? ऑप्शन यहाँ दिया गया है, पहला डिक्री लिखा है, दूसरा रिट लिखा गया है, तीसरा अध्यादेश लिखा गया है, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक लिखा गया है, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं लिखा गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा रिट। यदि हमारा मौलिक अधिकार का लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है या न्यायालय, कोई भी हाई कोर्ट भी है, वो रिट जारी कर सकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? इटाई इटाई रोग। तो यहाँ ऑप्शंस दिया गया है पारा पहला ऑप्शन है, लोहा दूसरा ऑप्शन है, कैडमियम तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा कैडमियम। लोहा की अगर कमी होगी तो मिनी माता रोग हो जाएगा, सॉरी एनीमिया रोग हो जाएगा। और पारे की कमी से मिनी माता रोग होता है। कैडमियम में इटाई इटाई हो ही गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और हाँ, कभी कभी ब्लू बेबी सिंड्रोम भी आ जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसी को बोलते हैं मेथेनोग्लोबिनीमिया, मेथेनो तो यह जो होता है दोनों रोग नाइट्रेट की कमी से होता है, नाइट्रेट जिम्मेदार है इसके लिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? ऑप्शन यहाँ दिए गए पुरुषों में लैंगिक अंगों का विकास करना, पहला ऑप्शन है। सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करना, दूसरा ऑप्शन दिया गया है। शरीर में शर्करा और लवण के स्तर को नियंत्रित करना, तीसरा ऑप्शन दिया गया है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से एक से अधिक।
शरीर में शर्करा और लवण के स्तर को नियंत्रित करना, यह भी पीयूष ग्रंथि का कार्य है। सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करना, यह भी पीयूष ग्रंथि का कार्य है। यह भी इससे जुड़ेगा, यह भी इसका कार्य है। कार्य पूछा है इसमें। और पुरुषों में लैंगिक अंगों को विकसित करना, यह भी हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब चौथा सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रायः किसका उपयोग करती है? कोशिका ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रायः किसका उपयोग करती है, तो पूछा गया है इसमें। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ग्लूकोज। कोशिका के बारे में पूछा गया। ग्लूकोज के उपयोग से ही ऊर्जा उत्पादन होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है। कीर्तिराज सिंह, इनका खेल का संबंध पूछा है। भारोत्तोलन पहला ऑप्शन है, बैडमिंटन दूसरा ऑप्शन है, क्रिकेट तीसरा ऑप्शन दिया गया है। उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन। तो एक से अधिक तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक खिलाड़ी, यहाँ ऑप्शन लिमिट ऐसे हो जाएगा, या तो भारोत्तोलन, या तो बैडमिंटन, या तो क्रिकेट। तो कीर्तिराज सिंह भारोत्तोलन से संबंधित है। तो जब एक ऑप्शन आपको पता है, फिर इस पर कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने किसान बीमा दवाओं के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? किसान बीमा दवाओं के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए थे कौन? भारत सरकार। वैसे तो करंट का प्रश्न है, लेकिन ये कभी भी किसी भी पेपर में आ सकता है, इसीलिए हमने इसको क्वेश्चन पेपर से उठा लिया। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कुशल प्लेटफॉर्म, ग्रेन प्लेटफॉर्म दूसरा ऑप्शन है, डिजिक्लोन प्लेटफॉर्म तीसरा ऑप्शन है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा डिजिक्लोन प्लेटफॉर्म। डिजिक्लेम प्लेटफॉर्म। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की 9 उद्घटित संसद में सांसदों की कुल कितनी सीटें हैं? भारत की 9 उद्घटित संसद में सांसदों की कुल कितनी सीटें हैं, ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। 888, 1272 दूसरा ऑप्शन है, 1326 तीसरा ऑप्शन है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 1272। यहाँ लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों शामिल है इसमें। सांसदों की कुल कितनी सीटें हैं संसद में? यहाँ लोकसभा राज्यसभा पूछा नहीं है किसी एक के बारे में, तो हमें टोटल के बारे में ही बताना पड़ेगा। यह इस प्रश्न का टेक्निकल एरिया है। बहुत लोग जल्दबाजी में 888 भी मार सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? ऑप्शंस दिया गया है यहाँ पे। उदासीनीकरण, विघटन, संयोजन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, अभिक्रिया जब होगी इसका और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, HCl इसको कह देंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जल,
तो ये उदासीनीकरण क्रिया है, देख के ही पता लग जाता है इसमें उदासीनीकरण क्रिया है, Na+Cl-। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1 गीगाबाइट के बराबर होता है, 1 GB बराबर होता है, ऑप्शन यहाँ दिया गया है 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। गीगाबाइट पूछा है तो GB तो MB में कन्वर्ट हो गए, तो 1024 MB होगा। अगर वहीं यहीं KB पूछा होता या MB पूछा होता, 1 MB बराबर तो 1024 KB हो जाता। जैसे 1 MB पूछा होता तो 1024 KB हो जाता। तो 1 GB पूछा है तो 1024 MB हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार जब मिलेंगे तो जो लवण बनेगा उसका पीएच मान क्या होगा? वैसे जब ये बनेगा, ये प्रबल अम्ल है तो यह अम्लीय प्रकृति का ही होगा, अम्लीय प्रकृति ये दिखाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है, कम से कम कॉन्सेप्ट इसका है। इतने से ही आप पकड़ ले जाएंगे इस प्रश्न को। जैसे यहाँ दिया 7 से अधिक, 7 से अधिक, यहाँ दिया 7 से कम, यहाँ 10 से 14 के बीच दिया गया है, यहाँ प्रत में से 1 से अधिक दिया है, यहाँ प्रत में से कोई नहीं दिया गया। तो जब अम्लीय प्रकृति का होगा 10 से 14 के बीच में होने का कोई मतलब ही नहीं। 7 से कम दिया है, यहाँ 7 से अधिक दिया है। अगर क्षारीय प्रकृति होता तो 7 से अधिक हो जाता, लेकिन अम्लीय प्रकृति का है तो 7 से कम ही होगा। तो 7 से कम दूसरा ऑप्शन है, हरा देगा। अगर यहाँ दुर्बल, ये कब सही होता है 7 से अधिक? जब यहाँ दिया होता है दुर्बल क्षार, सॉरी प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल, तब जो लवण बनता है इसमें, इसकी प्रकृति होती क्षारीय। तो यहाँ 7 से अधिक तब सही हो जाता है, लेकिन यहाँ प्रकृति इसकी बन रही अम्लीय, क्योंकि यहाँ प्रबल अम्ल है ना, दुर्बल क्षार दिया है तो प्रबल अम्ल है तो यही अम्लीय प्रकृति ही दिखाएगा। इस प्रश्न का राइट जवाब 7 से कम हो जाएगा। वैसे भी हम जानते हैं अम्ल का पीएच मान जो होता है, अम्ल का पीएच मान जो होता है, पीएच वैल्यू वो 7 से कम ही होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम। और क्षार जो होता है, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से अधिक होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और हाँ, इसमें एक चीज और बता देते हैं, अगर पीएच वैल्यू 7 हुआ, पीएच वैल्यू इक्वल टू 7 हुआ तो यह उदासीन हो जाएगा, विलयन उदासीन रिप्रेजेंट, ना तो अम्ल होगा ना तो क्षार, इसका मतलब ना ही अम्ल है और ना ही क्षार। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के प्रक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होगा? प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के प्रक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होगा? अधिकतम विचलन पूछ रहा है इसमें। ये प्रश्न लगभग हर सेट में आया है, TRE 1 में भी आ चुका है, बॉयज वाले में, फिर TRE 1 का ये हम करवा ही रहे हैं गर्ल्स का, इसमें भी आ चुका है, अभी देख रहे हैं।
फिर TRE 2 में भी यही प्रश्न आया। तो इस प्रश्न को ऐसे याद होगा बैगनी, इसमें राइट जवाब। इसमें ज़्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पहले भी हमने इस प्रश्न को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है पीछे की वीडियो में। अगर आप सब किसी को देखना हो पूरा डिस्क्रिप्शन, पीछे की वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों बार बार पूछता है BPSC में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं। कार्बनिक पदार्थ, बिना बुझा चूना, कैलामाइन विलयन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार फिर पढ़ते हैं प्रश्न को। जब मृदा अति क्षारीय हो तो उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? कार्बनिक पदार्थ, बिना बुझा चूना, कैलामाइन विलयन, या तीनों मिला देना चाहिए, या कोई नहीं मिलाना चाहिए। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा पौधे पैदा नहीं हो रहे हैं इसमें, तो कार्बनिक पदार्थ मिलाएंगे तभी तो कुछ उसमें ग्रो करेगा, पोषक तत्व तो बढ़ेगा। इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब यही होगा, कार्बनिक कंपाउंड। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत लोग सोचेंगे बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन गलती होने के चांस यहाँ 90% है। अगर कोई ध्यान से नहीं करेगा तो गलती करेगा ही करेगा। जैसे यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं। अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, सबको सभी को पता है, लेकिन प्रकाश तरंगे विद्युत चुम्बकीय भी होती है। इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब एक से अधिक हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। अनुदैर्ध्य नहीं होगा, ये गलत है इसमें। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वैसे आपको पता होगा प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और कहीं कहीं भी प्रकाश वर्ष लिखा रहता है। प्रकाश वर्ष या दूरी का मात्रक होता है। यह है छोटी छोटी बातें, लेकिन पेपर में आ ही जाती हैं। और पारसेक लिखा है कहीं कहीं पे, पारसेक या इससे भी बड़ी दूरी का मात्रक होता है, खगोलीय दूरी का इकाई होता है। आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए खगोलीय दूरी का मात्रक। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें कि अनुदैर्ध्य तरंगे कहाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये रस्सी को आप एक छोर पर बांध के उसको हल्के से हिला देंगे तो उसमें अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न हो सकते हैं रस्सी में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? इस प्रश्न को तो बहुत से लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जिसमें कि मेघ गर्जन होते समय बहुत लोग चौंक भी जाते हैं, नोटिस करते हैं कि क्या हो रहा है। तो इसी के बारे में सुरक्षा कहाँ होगी यही पूछ रहा है इसमें। कहाँ हमें भाग के जाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए। तो इस पहला ऑप्शन यहाँ दिया गया है, खुली छतरी लेकर चलना चाहिए, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना चाहिए, दूसरा ऑप्शन यहाँ बोल रहा है। खुली जगह में खड़ा रहना चाहिए, यहाँ तीसरा ऑप्शन बोल रहा है। उपरोक्त में से एक से अधिक, यहाँ चौथा ऑप्शन बोल रहा है। उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पांचवा ऑप्शन बोल रहा है। खुली जगह में खड़े रहेंगे, ये गलत बात है। छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेंगे, कभी नहीं। खुली छतरी लेकर चलना चाहिए, यह भी गलत बात है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, एक भी सुरक्षित नहीं है इसमें।
सही सही इसमें क्या होता, अगर दिया होता कोई बंद गाड़ी है, उसमें अगर आप बैठना चाहें तो उसमें अंदर बैठे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। या घर है उसमें भी आप सुरक्षित हैं। खुली जगह में तो हमें एकदम जाना ही नहीं है अगर मेघ गर्जन हो रहा है। विशेष ध्यान रखना है हम लोगों को। बंद गाड़ी में बैठे हैं तो सुरक्षित रहें, क्योंकि जो मेघ गर्जन के समय इलेक्ट्रिक आती है, डिस्चार्ज होकर बिजली यहाँ पे आती है, तो इसके पूरे आवरण पे तो होगा लेकिन अंदर नहीं आ पाएगा, और ये फिर जमीन से टच होकर उदासीन हो जाती है। ऐसे घर पर भी लागू होता है इसमें। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय पिंड की कुल ऊर्जा है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। निकाय पिंड की कुल ऊर्जा कितना है इसमें, तो इसमें देखेंगे ऑप्शंस दिया गया है। घटती है पहला ऑप्शन है, बढ़ती है दूसरा ऑप्शन दिया गया है, नियत रहती है तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। तो कोई पिंड ऊपर से गिर रहा है तो ऐसे लगेगा इसमें बढ़ती होगी, लेकिन नहीं। कभी भी कोई पिंड यदि ऊपर से गिर रही है, छत से मान लीजिए, छत हुआ या कुछ और हुआ, छत ही मान लें, या किसी टावर से या कहीं से अगर गिरा रहे हैं आप, या प्लेन से गिरा रहे हैं, तो हमेशा उसकी जो क्या है, पिंड की कुल ऊर्जा जो होगी, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, इसमें कुल ऊर्जा का मतलब काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज प्लस गतिज, इसी को तो कुल ऊर्जा बोलेंगे। ये हमेशा नियत रहती है। इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब नियत रहती है, तीसरा सही। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तुल्यकालिक उपग्रह घूमता है। ऑप्शन यहाँ दिया गया, ध्रुवों के ऊपर किसी भी ऊंचाई पर तुल्यकालिक उपग्रह, ये वर्ड हमें ध्यान में रखना है। स्थिर ऊंचाई पर, जिस उस ऊंचाई पर जो द्रव्यमान पर निर्भर हो, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्रुवों के ऊपर किसी भी ऊंचाई पर, ये गलत है। उस ऊंचाई पर जो द्रव्यमान पर निर्भर, भी गलत है। स्थिर ऊंचाई पर, ऐसा ही है। पृथ्वी से कुछ 100 किलोमीटर ऊंचाई पर ले जाकर इसे छोड़ दिया जाता है और वहाँ ये घूमते रहते हैं। तुल्यकालिक उपग्रह स्थिर ऊंचाई पर ही रहते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये दिया है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है। परम शून्य का मान कितना होता है, परम शून्य, मिनिमम टेम्परेचर पूछ रहा है फ़ारेनहाइट पर, पैमाने पर। यहाँ ऑप्शन दिया है 0 अंश फ़ारेनहाइट, -22 अंश फ़ारेनहाइट, -469.4 अंश फ़ारेनहाइट। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न में देखेंगे तो परम शून्य पूछा है, इससे कम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। परम शून्य का मतलब है इससे कम ताप नहीं हो सकता। इसका मतलब है इस प्रश्न का राइट जवाब होगा -469.4 अंश फ़ारेनहाइट। ये मिनिमम टेम्परेचर है, इससे नीचे टेम्परेचर जाता ही नहीं किसी भी वस्तु पर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। अम्ल क्षार का संकेतक इसमें पूछ रहा है। देखेंगे ऑप्शन यहाँ पर। सिरका पहला ऑप्शन दिया गया है, हल्दी दूसरा ऑप्शन दिया गया है, बेकिंग सोडा तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है।
तो अम्ल क्षार संकेतक के रूप में प्राकृतिक जो सूचक होता है वह हल्दी होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब हल्दी ही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसे नेचुरल इंडिकेटर भी बोल सकते हैं या प्राकृतिक सूचक। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। B12 का रासायनिक नाम पूछ रहा है यहाँ पर। यहाँ ऑप्शन दिया गया है थायमिन पहला ऑप्शन है, कोल्बामाइन दूसरा ऑप्शन है, नियासिन तीसरा ऑप्शन है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। B12 कोबाल्ट 60 कोबाल्ट B12 या कोबाल्ट के द्वारा इस कैंसर उपचार में भी उपयोग होता है। इसमें कोबाल्ट बोलते हैं, इसमें कोल्बामाइन होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेत्र में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? नेत्र में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? नेत्रदान में अच्छा प्रत्यारोपित पूछ रहा है इसमें। तो ऑप्शंस दिया गया है लेंस, कॉर्निया, पूरी आंख, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा कॉर्निया। कॉर्निया ही दिया जाता है जो वहाँ नेत्रदान में, या कॉर्निया ही किसी व्यक्ति को लगाया जाता है जिससे उसे दिखाई देता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसे आज का प्रश्न तो यहाँ पे समाप्त हुआ। तो आप सभी लोग आशा करते हैं अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और हाँ वीडियो आप लोग सभी लोगों को अच्छा लग रहा है और ऐसे और भी वीडियो चाहते हैं तो फिर हमें कमेंट करके बताएं। और यह क्वेश्चन आंसर व्याख्या तो मैं कर देता है, लेकिन थोड़ा मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मिनिमम जानकारी पर कम से कम जानकारी से कैसे प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं, कैसे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। मेन उद्देश्य हमारा यही रहता है सॉल्व कराने का इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में, ठीक है ना। मेन उद्देश्य हमारा यही, कम से कम जानकारी में कैसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।